हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, यूपीएससी संवाद अपने इसेंस के साथ हर एपिसोड के साथ आपके लिए कुछ ऐसे मुद्दों को लाता है जो मुद्दे आपकी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, जनरल पब्लिक के जनरल अवेयरनेस के संबंध में कई सारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए और कई ऐसी चीज़ जो आम जनमानस के सपनों से जुड़े होते हैं, उनके डाउट से जुड़े होते हैं, उसके लिए हम हर एपिसोड में कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ विकास सर हैं, आप जानते हैं हिंदी लिटरेचर के एक तरीके से मूर्धन्य विद्वान भी हैं और इनके सिलेक्शन रेट बहुत ही रिमार्केबल हैं। कई सारे नए बैचेस भी इनके शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग हिंदी लिटरेचर के लिए इनसे बात कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सर, वो टॉपिक है बेसिकली यूपीएससी के ड्रीम को लेकर। भारत का हर बच्चा एक जो ग्रेजुएशन करता है, बहुत सारे एक ट्रेंड बदला तो इंजीनियरिंग के बाद, मैनेजमेंट के बाद, MBA के बाद, हर मेडिकल्स के बाद, मतलब हर कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद भी बच्चे यूपीएससी की तरफ एक सपना देखते हैं। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी में अपीयर होते हैं और कुछ सैकड़ों हजारों सेलेक्ट होते हैं। बड़ा ड्रीम है, बच्चे बहुत एडमायर करते हैं। मैंने देखा है दिल्ली में मुखर्जी नगर और आसपास के एरियाज़ में सालों साल बच्चे वहाँ बैठे रहते हैं। आपके इलाहाबाद में अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो एक शब्द मैंने सुना, मठाधीश बन जाते हैं तैयारी करते करते। सर, ये ड्रीम जो है कई बार ऐसा लगता है कि बहुत एक तरीके से रोमांटिक ड्रीम है, और कई बार जब ये रियलिटी में दिखता है, उन बच्चों की हालत देखते हैं, बार बार असफल होने के बाद वापस घर न जाने की हिम्मत देखते हैं, तो कई सारे सवाल मन में उठते हैं। तो आज का जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक ही यही है कि यूपीएससी का जो ड्रीम है वो कितना रियल है और कितना सिंबॉलिक है, कितना एक तरीके की फैंटेसी है, हम कह सकते हैं। तो सर, पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा यूथ है, और ये केवल यूथ की बात नहीं सर, ये बात है उनकी फैमिलीज़ की भी। जो बच्चा घर में तैयारी कर रहा होता है, उस बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो उससे भी ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के बच्चे को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा तो IAS बनेगा। तो ये जो सर ड्रीम बन गया, एक पब्लिक का ड्रीम बन गया, इतना बड़ा सपना भारत में यूपीएससी को माना क्यों जाता है सर? सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपने मुझे हिंदी का मूर्धन्य विद्वान बताया। सभी साथियों को बताता चलता हूँ कि जिनकी मूर्धा पे विद्वता बैठी रहती है वो साक्षात पंकज सर हैं। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, ये तो उनका बड़प्पन है, इन्होंने हिंदी साहित्य से जुड़ा। हाँ, हिंदी साहित्य के नए बैचेस ज़रूर शुरू हो रहे हैं। सर, आपने यूपीएससी ड्रीम की बात की और इतना बड़ा सपना क्यों है। भारत सर वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और कई अन्य मामलों में अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उनका भी समय समय पे गुलाम भारत। इनफैक्ट शुरुआत ही सिविल सर्विस की उसी से हुई थी, ब्रिटिशर्स। तो भारत बहुत लंबे समय तक जो गुलाम रहा, उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो नए भारत में भारत ने जो सबसे ज़्यादा रवानगी देखी वो जो सिविल सर्वेंट से अधिकारी थे उनमें देखी। देखा कि उनमें कितना पावर है, कितना शक्ति है उनके पास में। मुझे याद आता है कि जब अपने गांव जाया करता था, छोटा था, तो हमारे काका हुआ करते थे, ठीक है, तो श्री हरिनारायण सिंह उनका नाम था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो काका कहा करते थे कि ए बाबू, एगो बात कहीं, जब भी, मतलब अब मैं इसके आगे मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे शायद भोजपुरी ना समझे, कि जब भी आगे बनना, कलेक्टर बनना। मैं बहुत छोटा था, मैं 3-4 साल का था। मैंने पूछा कि काका क्यों? तो काका ने बोला कि हम जब बड़े हो रहे थे तो जितने भी आसपास के बदलाव हो रहे थे उसके जो नायक थे वो सिविल सर्वेंट थे। नेता आते हैं, नेता वोट लेते हैं, लेकिन दरअसल ज़मीन पर उतर के जो बदलाव लाते हैं वो सिविल सर्वेंट्स लाते हैं। और तब से न सिर्फ मेरे मन में बल्कि इसी प्रकार से अन्य जो भारत के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके मन में भी आता होगा कि हम IAS के अधिकारी बने। फिर हम जिस समाज में हैं, इस समाज में पैसे को और पावर को बड़ी वैल्यू दी जाती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में कोई भी सिविल सर्वेंट जो सिविल सेवा की जो परीक्षा की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके मन में ये बात नहीं आती होगी कल को जब हम बड़े हो जाएंगे तो इतना पैसा, इतना पावर हमारे पास आएगा। आज भी हम समाज में देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान बैठे हो, लेकिन कोई एक IAS एक IPS आ जाए तो फिर पूरा गांव खड़ा हो जाता है। तो सर, वो समाज जो एक, जिसे कहते हैं ना कि आज़ादी के बाद एकदम से स्वच्छंद वातावरण में आता है, उसको पहले एक, जिसे कहते हैं, बदलावकारी के रूप में अधिकारी जब दिखते हैं तो वो उन्हीं की तरह बदलना चाहता है। बड़े सपने की आपने बात की थी। शायद भारत में
शुरुआती स्तर पे तो नहीं, लेकिन मिडिल स्तर पे हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब है सिविल जो सेवा की, जो में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि शुरुआती स्तर पे यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी होती है, बट बाद में जो चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो सिविल सर्वेंट्स की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। भूमिगत स्तर पे जितनी भी पॉलिसीज आती हैं उनका कार्यान्वयन अधिकारी करते हैं, तो जब कार्यान्वयन करते हैं तो उसकी समस्त पावर उनके पास में होती है। हम छोटे पद से लेके बड़े पद तक देखें तो एक हायरार्की भी होती है, तो आप बड़े पद तक जा सकते हैं, तो अभी आप जिले स्तर पे काम कर रहे हैं, कल को आप प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे काम कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से नीति नियंता आप हैं, सरकारें चली जाएंगे लेकिन आप बैठे रहेंगे। तो ये बात हर व्यक्ति के मन में है। और स्टेबिलिटी की बात कहाँ से, मतलब आपने जो प्रोफेशनल्स की बात की, IIT IIMs के लोग, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। आज एक कंपनी है, कल को कंपनी धड़ाम से गिर जाएगी, लेकिन आप IAS अधिकारी हैं और अनटिल एंड अनलेस आपका कोई कर्म खराब है, आप सही तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस सिविल सेवा को एक अद्भुत ड्रीम बनाती हैं और पूरा भारत उसको देखता रहता है। खैर सर, इसी में ही आगे एक अगला जो गेंद है मैं आपके पाले पर डालता हूँ कि सिविल सेवा ही जो है वो प्रमुख सक्सेस है, सबसे बड़ी सक्सेस, सफलता सिविल सेवा ही है। ये बात कहाँ से लोगों के मन में घर कर गई सर? इस पे अगर आप छात्रों को बताते चले तो। सर देखिए, एक्चुअली हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जब पढ़ते हैं और पबएड में भी इसको पढ़ाया भी है कि जो सिविल सर्विस की शुरुआत होती है, जहाँ से सिविल सर्विस आती है, तो स्पेशली क्या था, ये शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में। और शुरुआत ये एज अ, देखिए सर्विसेज दो थी, एक मिलिट्री सर्विसेज थी और एक सिविल सर्विस, जो कंपनी के सिविल मैटर्स को, एक तरीके का क्लरिकल जॉब था ये। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन होता है और सिविल सर्विसेज उभर कर सामने आती हैं, तो वहाँ से इस चीज़ का ग्लैमर शुरू होता है सर। और आज़ादी के दौर में, जब आज़ादी नहीं मिली थी, तो उस दौर में हम देखें तो एक शब्द सर आपने भी सुना होगा, और आप जैसे भी थोड़ा सा भोजपुरी की साइड गए तो एक शब्द गाँव में, कस्बों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाट साहब, है ना। एक्चुअली जो DM ऑफिस होता था सर, उसको लाट साहब का ऑफिस कहते थे। ये लाट साहब आता ही वहीं से। लाट साहब मतलब जिसके पास वो गवर्नमेंट एम्बलम हो, जैसे हमारे यहाँ इस समय अशोक की लाट चलती है, तो उस समय जो लाट का इस्तेमाल कर सकता था वो DM होता था। और DM उस समय तो जुडिशरी की भी पावर रखता था, रेवेन्यू की भी पावर रखता था। तो धीरे धीरे करके जो माइंडसेट था, वो पूरा का पूरा माइंडसेट, क्योंकि समाज किसको देख रहा है? समाज ना तो ब्रिटिश किंग को देख रहा है, ना क्वीन को देख रहा है, ना ही वायसराय और गवर्नर जनरल को देख रहा है। समाज देख रहा है DM, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। आज़ादी के बाद भी ये पोस्ट एज इट इज़ रही। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के किसी भी देश में ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कोई ऑफिसर नहीं है जैसा इंडिया का DM है। इतना पावरफुल पोस्ट क्रिएट ही नहीं की गई किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। फ्रांस में प्रीफेक्ट होता है, वो कुछ पावर्स ऐसी रखता है, लेकिन इतनी पावर्स वो भी नहीं रखता। इसके सिवा कोई और पैरेलल इंस्टीट्यूशन नहीं है। जिले का हर विभाग, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री का ऑफिस, सब कुछ DM के अंडर में है। तो अब आप समझ सकते हैं, ही इज द सुपर बॉस। तो अब जब बच्चा ये देखता है, समाज ये देखता है, जैसा आपने कहा ना कि लोगों के सामने से गुजर जाने भर से भी उनके मन में उसको लेकर एक रिस्पेक्ट आती है। एक तो ये एग्जामिनेशन सर, इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। जाहिर सी बात है, इसको निकालने वाले लोग एक अच्छा ब्रेन रखते हैं, मतलब प्रूवन कैपेबिलिटी है, इसको आप टेस्टेड कैपेबिलिटी समझते हैं। और उसके बाद उनके पास ऐसी जिम्मेदारियां, इन सब की वजह से क्या होता है कि सर इसकी जो पोजीशनिंग है वो हमारे माइंडसेट में ऐसी हो जाती है कि हम ये मान के चलते हैं कि इससे ज़्यादा ग्लैमरस जॉब कोई नहीं है। और जो अभी कुछ दिन पहले मैं आपका ही कोई एक वीडियो देख रहा था सर, जिसमें आप बात कर रहे थे कि एक रील कल्चर भी आ गया है। मतलब ये जो प्रशासनिक अधिकारी, हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पर रोक लगाई जाती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी अपने आप को थोड़ा ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए कहीं ना कहीं इस कल्चर से भी और लोगों तक तो पहुंच ही रहे हैं सर। एक टर्म कहा जाता है छपास की जो बीमारी होती है, तो उनको भी वो छपने की, अब वीडियो में आने की एक हो जाती है। हाँ नहीं, उनको है वो तो एक बात है, लेकिन सर उसका प्रभाव जो है उस बच्चे पर पड़ रहा है, जो बच्चा फ्यूचर में अपने आप को वहाँ देखना चाहता है ना। वो पीछे से जो म्यूजिक बजती है और वो बिल्कुल सुपरस्टार की तरह आते हैं, वो देख करके बच्चा तो अट्रैक्ट होता ही है सर। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने भी इसको बढ़ाया ही है। लेकिन सर अगर हम बात करें तो ये जो ड्रीम है
जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं हम उससे अट्रैक्ट हुए, फ़ायदा पाए, देखते रहे, लोगों से प्रभावित हुए। लेकिन सर आपको क्या लगता है ये कितना किसी भी बच्चे का खुद का होता है या कितना ये माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा डाला गया बर्डन होता है? ये कितना अपना है सर? हाँ, मैं इस बात का उत्तर बिल्कुल दे सकता हूँ। इसमें सर एक चीज़ और, इसमें सर मैं चाहूँगा कि इसमें आप अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करें। बिल्कुल, मैं अपने एक्सपीरियंस के ही जोड़ के बताऊंगा। एक्सपीरियंस से जुड़ने से पहले बता दूं कि सर हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक सोहर बड़ा गाया जाता है, और मैंने एक बार और सिविल सेवा पे जब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे तो हमने इस पर बात गाया था कि ललना लाल हुई कुलवा के दीपक। तो जब लड़का पैदा होता है और पैदा होते ही माता पिता को पता चलता है कि हाँ थोड़ा सा दिमागी रूप से थोड़ा सा मजबूत है, तो खासकर जो पूर्वांचल का क्षेत्र है या जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, बेसिकली मैं ये ज़्यादा कहना चाहूँगा। मैं पूर्वांचल से आता हूँ तो मैंने पूर्वांचल की बात की, अदरवाइज हिंदी भाषी क्षेत्र में जो पहली बात कही जाती कि लड़का क्या बनेगा, आईएएस बनेगा। मैं सर प्रयागराज से आता हूँ। प्रयागराज में धरती ही आईएएस की है, और जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्यतः लगभग हर दूसरा स्टूडेंट जो आता है वो सिविल सेवा में किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या जो यूपीएससी वाली परीक्षा हो, उससे वो जुड़ने के लिए आता है। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि जिस समय मैं मास्टर्स कर रहा था उस समय हमारे यहाँ डिपार्टमेंट के जो एचओडी थे उन्होंने बताया कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बड़ा फेमस हॉस्टल है अमरनाथ हॉस्टल, वहाँ पे बैच के बैच आईएएस अधिकारी निकला करते थे। मतलब एक एक बैच से 20-20, 25-25 आईएएस अधिकारी निकला करते थे। एएन झा और जेएन झा। एएन झा, हाँ, तो एएन झा बेटे थे, जेएन झा उनके फादर थे, और दोनों के नाम से 2 हॉस्टल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो ये चीज़ें हम नहीं भी अगर सोचना चाहें तो इतनी बातचीत होती है। वो चाय वाला भी 2-3 किताबों का नाम बता देता है, 2-3 अधिकारियों के नाम बता देता है, लगता है कि बनी जाओ भी आईएएस। फिर जब हमारे यहाँ पे जो वार्षिकोत्सव वगैरह हुआ करता था उसमें जब अधिकारी आया करते थे तो हमें लगा यार ये तो बड़ी कुछ पावरफुल पोस्ट है। मैं लिटरली बताऊँ तो अपने मास्टर्स तक के दौर में मैं उतना ज़्यादा मुतमईन नहीं था कि मुझे सिविल सेवा की तरफ जाना चाहिए, बट उसके बाद जो प्रभाव हुआ मेरे कुछ वहाँ के, जब मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा था उस समय मेरे रूममेट्स पीएचडी वगैरह का जब प्रिपरेशन के दौरान में, तो रूममेट्स ने, कुछ मित्रों ने जब यूपीएससी क्रैक किया, उनका जब मैंने बदलाव देखा, दुनिया को बदलते देखा, तब मुझे लगा कि सर सिविल सेवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे तो जाना चाहिए। आपने डिमांड की बात की तो अभी भी हम एक चीज़ देखते हैं सर कि प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मिर्ज़ापुर जो इलाहाबाद से जुड़े हुए ज़िले हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे खेतों के ही मालिक हैं किसान, शायद एक टाइम का खाना खा लें, लेकिन अपने बच्चे को बड़े सपने के साथ भेजते हैं कि बबुआ आईएएस बने के चाहिए, और भेज देते हैं बनने के लिए। तो सर कई बार बच्चा नहीं भी बनना चाहता, लेकिन उस पे एक सपना कि तुम हमारे बाबा दादा जो झेले हैं बाबू, तुम्हारे आने वाली जनरेशन ना झेले। माता पिता आपको कमज़ोर नहीं, माता पिता हमेशा आपको मजबूत होना देखना चाहते हैं। कई बार हमको लगता है ना कि यार ये हम ये करना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे ये करें, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। और आप इतनी बेहतर पोस्ट पे चले जाएं कि जैसे अभी आपने बताया कि आप पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी बन जाएं, तो वो तो ज़रूरी देखना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है, और आपके आसपास कुछ घटना घट गई, आपका परिवार किसी जलालत को सह के आया होता है, आपको लगता है कि भविष्य में सबका बदला लूंगा, ठीक है, फैजल सबका बदला लेकर रहेगा, तो कई बार इससे लोग चले आते हैं। और कई बार तो मुझे लगता है कि जेन्युइन होता है, क्योंकि कई स्कूलिंग के दौरान, कॉलेजेस के दौरान आपको पता चलता रहता है कि आप में वो क्षमता है, वो मैनेजमेंट की शक्ति है, आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, और आप 24/7 इसमें काम करते हुए एंजॉय पा सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद आ रहा है आपकी वो रील मेरे ख्याल से मिलियंस पे गई थी, जहाँ पे आपने बताया था कि जो आईएएस अधिकारी होता है, जो डीएम होता है खासकर, उसका घर और ऑफिस एक ही प्रांगण में होता है कि 24/7 की जॉब होती है। हाँ बिल्कुल। तो जिस दिन आप जैसे खुद से अगर निर्णय लेते हैं और आप आईएएस बनना चाहते हैं, और आपको पता होता है कि ये वो चीज़ है जो आप 24 घंटे नहीं 48 घंटे लगातार करने को कहो तो कर लोगे, तो आप ज़रूर खुद के स्वप्रेरणा से आ रहे हैं। लेकिन सर भारत में अधिकतर जो देखा जाता है, जो हमने हमेशा से देखा कि ये जो क्या कहते हैं टेकन वो बर्डन होता है कि पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं आईएएस बनना है, लोगों को देख के। कई बार मैंने कई अपने मित्रों से बात की, चूंकि उनके बगल में कोई बहुत बड़ी घटना घट गई थी और वो एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे थे, उन्हें छोड़ के इधर आए और फिर उसी ट्रैप में फंस गए। जब हम लोग इसके टाइटल की बात कर रहे थे तो एक टाइटल ये भी ध्यान आया था कि ये ड्रीम है या ट्रैप है, और कई लोगों के लिए ट्रैप रहा है। अभी भी भारत में सर कितने सफलता प्रतिशत दशमलव में ही है, मतलब 1% भी नहीं, दशमलव कुछ प्रतिशत अगर सफलता प्रतिशत है, इसका मतलब क्या है कि बड़े लोग तो फेल ही हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे इस
वीडियो को देख रहे हैं और जैसा सर ने बताया, इस बात को सोच लीजिए कि बहुत स्ट्रगल होने वाले हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में जो सेकंड सीनियर IPS अधिकारी थे, ADGP रैंक पे जो थे शायद, उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया। ही शूटेड हिमसेल्फ, क्योंकि वो नहीं झेल पा रहे थे बहुत से इश्यूज़ को। तो इस प्रकार की दिक्कतें भी आएंगी। पटना के IAS अधिकारी के बारे में आपको पता है, जो गोरखपुर आके जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, ट्रेन के आगे कट गए थे। तो ये चीज़ें भी आएंगी, तो इन चीज़ों को भी संभल के आइएगा। किसी का छोड़ा हुआ सपना मत उठा लीजिएगा, अपने सपने को तैयार कीजिएगा, अपने सपने को मजबूत कीजिएगा। खैर सर, सपने की बात कर रहे हैं तो UPSC एस्पिरेंट की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही एस्पिरेंट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप सर बहुत वाहिद बड़ा अनुभव रखते हैं बच्चों को क्या कहते हैं, पढ़ाने का, समझाने का। और अभी भी कभी कभी हम लोग जब जाते हैं मीटअप पे तो आपके पुराने स्टूडेंट्स आते हैं और गुरुजी का पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। सर, इस समय आप जब सपने को देखते हैं, ये जो ड्रीम है, ये कितना रियलिस्टिक लगता है आपको, जो सिविल सेवा का ड्रीम लेके बच्चे आगे आते हैं? सर देखिए, पूरी तरीके से जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग फेल होते हैं, कुछ लोगों के सुसाइड का भी इंसिडेंट्स आपने बताया। सर देखिए, समाज के हर वर्ग में इस तरीके की घटनाएं हर कम्युनिटी में है। मतलब मैं कह सकता हूँ मेडिकल प्रोफेशन में भी आप देखोगे, इंजीनियर्स के साथ भी देखोगे, IAS के साथ होता है तो एक हाइप बनता है, क्योंकि वो एक समाज का आइडियल है। बिल्कुल, उसको लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुसाइड करने वाला अभी कुछ समय पहले कुछ इंजीनियर्स ने करा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा केस बन जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि भाई इसने तो एथिक्स का पेपर भी क्लियर किया है। बिल्कुल, है ना, इसने तो हिस्ट्री से लेकर के फिलॉसफी तक क्या क्या पढ़ डाला होगा। इस मतलब एक जो UPSC का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपको एक मजबूत पर्सन भी तो बनाता है। सर मेरे पास जब भी कभी बच्चा बात करने आता है एडमिशन लेने से पहले या कभी भी बात हुई, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न सर यही होता है। मैं पहला प्रश्न अगर कभी भी किसी बच्चे से पूछूंगा, आप ध्यान भी दीजिएगा जब भी कभी मेरे साथ हो, मेरा प्रश्न ये होता है कि क्यों बनना चाहते हो, ऐसा क्या है जो IAS बनना चाहते हो। और आप भी जानते हैं इस प्रश्न का जवाब 99% बच्चा सेम देगा, समाज बदल रहा है। प्रश्न का जवाब ही गलत है ना। कोई कहेगा पापा ने कहा है, कि कोई कहेगा मम्मी ने कहा है। द थिंग इज, ये आपके अंदर इसकी आग है या नहीं है, ये सबसे बड़ा मैटर होता है। फिर उसके बाद सर मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, सर कुछ मोटिवेशन दे दीजिए। सर मोटिवेशन उसको दिया जा सकता है जिसके अंदर कुछ आग हो। मतलब अगर चिंगारी है तो उसको हवा दे करके हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, जो आपकी खुद की है ही नहीं। आपने तो बस किसी की रील देखी, किसी का मोटिवेशनल कोट सुना, या कुछ अड़ोसी पड़ोसी को देखा, या रिश्तेदारों ने बोला तो आप आके कूद गए। और टैलेंटेड तो हर आदमी अपने आप को मानता ही है। मतलब एक भारत की सबसे अच्छी बात ये है, इनफैक्ट दुनिया की ही सबसे अच्छी बात यह है सर, कि मनुष्य अपने आप को सबसे टैलेंटेड प्राणी मानता है। इवन छोटा बच्चा भी अपने आप को अपने पिताजी से ज़्यादा टैलेंटेड मानता है। तो टैलेंट तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर रियल बात यह है कि आप कंपटीशन में जा रहे हैं, और कंपटीशन एक तरीके का बैटल फील्ड है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, द आर्ट ऑफ वॉर, बहुत अच्छी बुक है, बच्चों को पढ़नी चाहिए सर। सर जब तक आपको सामने वाले की स्ट्रेटजी नहीं पता है, जब तक आपको युद्ध का पहला नियम यही है कि आपको सामने वाले के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जीतेंगे। आप कितने मजबूत हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि सामने वाला कहाँ कमज़ोर है वो आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ पे जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि बस आना है, उन्हें ना तो पता है कि कहाँ जाना है, ना तो पता है किधर जाना है। तो शुरुआत के 2 साल 3 साल तो वो इसमें निकाल देते हैं। सही बात सर। और अगर सिलेक्शन का परसेंटेज करें, जैसे कि आपने बात करी सर, तो सिलेक्शन का परसेंटेज वास्तव में बहुत कम है। लाखों बच्चा एग्जाम दे रहा है, कुछ हज़ार होते हैं, और अगर IAS की बात करें तो सैकड़ों में भी नहीं होते हैं। तो मुद्दा ये है कि इस खराब सिलेक्शन रेशियो के कारण क्या माने हम कि अच्छा है ये ऑप्शन या नहीं अच्छा है। तो सर देखिए, कहीं पर भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, तो कोई भी कंपटीशन श्योर सक्सेस नहीं होता। जितना रिस्क क्लरिकल जॉब का अप्लाई करने में है, उतना ही रिस्क UPSC की तैयारी में है। और जब आप सही रणनीति के साथ सही दिशा और सही मार्गदर्शन में काम कर रहे होते हैं, देन ओनली देयर इज अ चांस। आई एम ऑल्सो सेइंग द चांस, नॉट द श्योर शॉर्ट थिंग, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे डिविएशंस हैं। तो बच्चों पर इस तरीके के दबाव बना देना और बच्चों को इस तरीके के दबाव लेना, ये दोनों भी किसी भी तरीके से मैं वाजिब नहीं मानता हूँ सर। अब सर इसके बाद अगर हम बात करें, तो चूंकि हम सक्सेस और फेल्योर की बात कर ही रहे हैं सर, तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा ना, कई बच्चे आपकी तरफ मठाधीश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बच्चे बार बार फेल होने के बाद भी लास्ट अटेम्प्ट तक तैयार करते रहते हैं, और उसके बाद उनकी यूथ एज निकल गई है। मतलब अब आप क्या कर पाओगे, आपके पास ना जोश है, ना वैकल्पिक कोई
लाइन है। तो सर इतने अटेम्प्ट के बाद ये लोग क्या सोचकर प्रिपरेशन करते रहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार होना चाहिए। शायद मैंने भी और आपने भी, हम लोग अपने बारे में तो बात नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने एक बार रखा कि इस अटेम्प्ट के बाद नहीं होगा तो फिर हम कुछ और करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ लास्ट अटेम्प्ट तक बैठे हुए हैं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हो? क्या मनोदशा होती होगी किसी भी छात्र की जब वो इस तरीके की चीज़ें करता होगा? ये उसका खुद का पैशन है, या इसको मैं पीयर प्रेशर कहूँ, या समाज का प्रेशर कहूँ, या असफलता से भागने का कहीं ना कहीं मनोविज्ञान? क्या लगता है सर आप? सर बिल्कुल, मैं पीयर प्रेशर बड़ा कारण है। और ये तो आपने यूपीएससी की बात की। यूपीएससी में अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 32 वर्ष की उम्र है, स्टेट पीसीएस में 40 तक है। हाँ बिल्कुल। तो ये खत्म होने के बाद उधर लोग चले जाते हैं। मैंने अपने अंतिम जो अटेम्प्ट्स कुछ थे उनका पिंडदान कर दिया। मैंने कहा कि मेरे को नहीं देना है, क्योंकि एक समय के बाद मुझे लगा कि बहुत हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा यूथफुल एज को दे चुका था यूपीएससी के लिए। और मैंने घर में इसको बोला भी बड़े ही भारी हृदय के साथ, बड़ी ही टीस के साथ मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन को छोड़ दिया। अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन में बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे संतुष्टि पाता हूँ। जब बच्चा कोई सफल होता है, प्रीलिम्स या मेंस करता है, वहाँ पे मैं संतुष्टि पाता हूँ। लेकिन जो आपने बात की पीयर प्रेशर की, जब कोई बच्चा पहली बार प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आता है तो उसके घर में, उसके गाँव में सबको पता लग जाता है कि दिल्ली गया है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। और उसका वहाँ पे जाना ही आधा इस बात की पुष्टि कर देता है कि अब आईएएस तो बन ही जाएगा जी। थोड़ा सा गाँव में माता पिता की थोड़ी सी इज्जत होती है, वो जो कुर्ते पजामे में थोड़ी सी क्रीच और बेहतर बनती है, ठीक है। अब जब बच्चा वहाँ प्रिपरेशन कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, उसके आसपास के लोग तो हो ही रहे, क्योंकि सिलेक्शन तो होता ही है आसपास के लोगों का, उसका नहीं हो रहा है। तो उसे ये लगता है कि कहीं मेरे जो माता पिता हैं उनकी जो क्रीच है वो हल्की ना पड़ जाए, उनकी जो कपड़े की में सलवटे ना पड़ जाएं। इस बात के लिए वो लगातार लगा रहता है, जुड़ा रहता है, और वो यूथफुल एज पूरी तरीके से खो देता है। कुछ दिनों पहले सर मैंने एक वीडियो किया था यूपीएससी 2.0 करके, और बहुत से यूपीएससी 2.0 पे मैंने बहुत सारे जो यूपीएससी के एक्स चेयरमैन रहे या जो विशेषज्ञ रहे, मैंने सबके जो इनपुट्स थे उसकी बात की। अटेम्प्ट्स के लोग को लेके लोग कह रहे थे, मेरा ये मानना है कि अटेम्प्ट्स को निश्चित तौर पे जो 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, 32 साल की एज है, बहुत से लोग उसको विवादित कह सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 3 या 4 अटेम्प्ट पे अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है तो आप समझो अंतिम रिजॉर्ट वही नहीं है, उससे बहुत बेहतर जॉब है, बहुत अलग भी जॉब है, डाइवर्स जॉब है, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, बशर्ते आप इस बात को समझें, बशर्ते आप इस बात को समझें। पीयर प्रेशर, लोगों के चक्कर में 4 लोग क्या कहेंगे ये सोच के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप क्या सोचेंगे, आपकी ज़िंदगी कैसे जाएगी, और उस पर अमल करना। बिल्कुल, क्योंकि 4 लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी सोचते हैं, अब्दुल कलाम जी के बारे में सोच रहे थे, विराट कोहली के बारे में भी सोचते हैं। तो वो 4 लोग हमेशा बैठे हैं सोचने के लिए। आपका काम क्या है? आप अपने कैपेबिलिटीज़ को देखिए। हो सकता है कि आप एक बहुत बेहतर किसी अन्य दिशा में अच्छे लेखक बन सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं सर, कि एक हिंद युग करके प्रकाशन, मैं किसी प्रकाशन की बात नहीं कर रहा, पर उसमें बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने मेन काम को छोड़ के या मेन काम से डाइवर्ट होकर बहुत सी किताबें लिखी, बड़े फेमस हुए। वही हिंद युग जिसने अभी जब मैं शुक्ल जी की बात करता हूँ, विनोद कुमार शुक्ल जी, तो उनको 30 लाख रुपए का जो मिला, एक आधारभूत अद्भुत चीज़ें हुई। तो ऐसे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो एक ही लीग के पीछे 10 लोग चले जा रहे हैं तो आप भी चले जाइए। सर आप मठाधीशी की बात करते हैं, मतलब नहीं मैं नहीं करता सर, इलाहाबाद में होता है मठाधीशी की। जो अभी आपने बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप नहीं करते, मुझे पता है सर, मतलब तो मैंने दिल्ली में और इलाहाबाद में एक बड़ा अजीब सा देखा है। लोग प्राउड फील करते हैं कि इस बात को लेके कि इतने इंटरव्यू दिए, इतने मेंस दिए मैंने भी हैं, कभी कभी बताता भी हूँ, पर यकीन मानिए जब भी बताता हूँ दिल में एक टीस होती है कि नहीं हो पाया सिलेक्शन। इसको प्राउड फील करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप निश्चित तौर पे हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि आप सफल ना हो, लेकिन आपको इस बात को सोचना है कि वो नंबर काउंट्स की, कितने अटेम्प्ट कितने मिस, इसको प्राउड का मौका बनाइए, छोड़ दीजिए उसको। ये जो होता है ना सर, ये हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, एक भार को बनाए रखता है कि यार इतने अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं हो पाए, वो बार बार टीस की तरफ ले जाता है। तो पहली बात तो कि अगर अंदर से ये है कि नहीं, आपके अंदर वो हुक है, आप कर सकते हैं, हमेशा शीशे के, मैं सर हर बात स्टूडेंट को कहता हूँ कि दिन में एक बार शीशे के सामने जरूर खड़े होके, ठीक है, खुद से पूछा करो कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। अंदर से जो आवाज़ है, जो पहली आवाज़ आती है, वही सत्य होती है। अगर वो कह रही कि नहीं हो पा रहा है, टफ लग रहा है, छोड़ दो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। दुनिया
सिर्फ IAS IPS अधिकारी नहीं चला रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ उस संस्थान में, उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूँ कि और बहुत से लोग चला रहे हैं, ठीक है, बहुत सी और विधाएं हैं जहाँ पे आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ना मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये आपकी बात। एक्चुअली मैं भी क्लास में कुछ ऐसा ही बोलता हूँ, बस मेरी लेकिन लाइन अलग होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रोज जो है जब शीशे के सामने जाओ और कम से कम सोने से पहले जाओ, मैं दिन में बात नहीं करता, हम लोग आलसी लोग हैं, तो जब सोने से पहले एक बार शीशे के सामने जाओ और पूछो कि आज मैंने दिन भर जो किया उससे मैं IAS बनूंगा या नहीं बनूंगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो आराम से सो जाओ, नहीं है तो वो करो जिससे IAS बन जाओ। सही बात। और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक बनोगे नहीं। बिल्कुल। तो शीशे वाला मतलब इंसिडेंस मैं भी हमेशा यूज करता हूँ बच्चों के साथ। क्योंकि सर होता क्या है ना, पता है आपने जब मोटिवेशन की बात की थी, हर दूसरे दिन एक बच्चा कहता है सर की मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, सर कुछ बोल दीजिए। यार बाहर सर मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन खोजने से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं मानता। बहुत बड़ा सर एक कथन है, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनना पड़ेगा। आप IAS बने, मुख्यमंत्री बने, गायक बने, क्रिकेटर बने, अपना प्रकाश स्वयं बनना पड़ेगा और खुद ही आगे बढ़ते रहना पड़ेगा सर, ठीक है। खैर सर, मतलब ये तो एक ऐसी चर्चा है कि इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि पीयर प्रेशर के चक्कर में ना पड़े, बहुत बड़ा होता है। दुनिया के जो 4 लोग सोचते हैं बगल में बैठ के ना, वो जो 4 आंटियाँ और 4 अंकल जो सोचते हैं ना, पूरी दुनिया को बर्बाद करके छोड़ा है उन्होंने, ठीक है। अच्छी खासी गृहस्थी में कलह डालने का काम ये लोग करते हैं और अच्छे खासे फ्यूचर को जो किसी अलग डायरेक्शन में जाकर कुछ बड़ा कर सकता था उसको तबाह करके, पहले वो 4 बातें बोलेंगे, आपको गलत रास्ते पे आप जाने पे मजबूर होंगे और उसके बाद फिर 4 बात बोलेंगे गलत रास्ते पे देखो चला है। तो उनसे बचिए, उन 4 लोगों को पहचानिए। वो कोई 4 लोग नहीं, वो 40 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। आप उनको पहचानिए, आप ही की जर्नी है, कोई नहीं। माता पिता एक निश्चित समय तक हाथ पांव आपके पकड़ सकते हैं, उसके बाद आपको खुद ही करना पड़ेगा। खैर सर, UPSC की बात हो रही है तो एक बड़ा टर्म कॉमन है, और हम लोग जब UPSC की बात करते हैं तो एक डिबेट आती है कि ये मेरिटोक्रेसी का सिंबल है या प्रिविलेज का। क्योंकि एक तरफ तो वो लोग जो इसके हकदार होते हैं वो बनते हैं, कुछ लोग इसकी प्रिपरेशन भी ये सोच के करते हैं कि एक प्रिविलेज मिल जाएगा, और कुछ लोग होने के बाद भी बहुत वर्षों तक उस आभा मंडल से बाहर नहीं निकल पाते कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन IAS ऑफिसर वो एक आदमी भी है। सर किसका सिंबल है? सर इस प्रश्न को तो मैं दूसरे तरीके से जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले जो आप कह रहे थे ना, मैं उससे मुझे एक घटना याद आई। हमारे एक जानने वाले थे, तो वो साथ में तैयारी करते थे, तो जब भी वो गांव जाते थे तो चूँकि नहीं हुआ एक बार 2 बार नहीं हुआ, एक बार प्री नहीं हुआ, फिर प्री हुआ, मेंस नहीं हुआ, ऐसे करके 1-2 बार जाते। तो जब भी वो जाते थे तो उनकी चाची थी, तो हमेशा कहा करती थी कि नहीं हुआ ना तुम्हारा, अभी भी नहीं हुआ ना। फिर वो SDM हो गए। SDM होकर के जब गए तो कहे हो गया, तो कहा हाँ हो गया। तो कह रही हैं अरे लेकिन सर पे बाल तो नहीं रह गया ना। मतलब प्रॉब्लम तो है ही है। वो आप कितने भी कोशिश कर लोगे, लोग बोलना थोड़े ना छोड़ देंगे। तो अब UPSC निकलने के बाद भी उसको चिंता है, कुछ तो बोलना है उसको, और नेगेटिव ही बोलना है। तो आप दूसरों को दिखाने के लिए कभी भी खुद को साबित मत करिए। खुद के साबित करना है, खुद के लिए करिए। सर देखिए, UPSC की जो अवधारणा आती है वो निश्चित तौर पर मेरिटोक्रेसी पर बेस्ड थी। चूँकि उसके पहले जब एडमिशन लोगों की भर्तियां होती थी ब्रिटिश काल में, तो वो पैट्रनेज सिस्टम होता था। तो एक तरीके से जिनको जानते थे, जिनका जुगाड़ होता था, उनकी होती थी। इंटरेस्टिंग ये है कि सर मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया ब्रिटेन से भी पहले, ब्रिटेन में बाद में किया गया। उन्होंने एक्चुअली, हम लोग लैब थे तो हमारे ऊपर पहले टेस्ट करते ना, जो पिग वाला, वो टेस्ट किया कि ये चलेगा कि नहीं, फिर उन्होंने अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। तो मेरिट सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ और मेरिट सिस्टम बहुत अच्छा था। ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट देते हैं मैक्स वेबर, वो भी ब्यूरोक्रेसी का बेसिक फीचर बताते हैं कि ये मेरिट बेस्ड होगी। अगर मेरिट बेस्ड नहीं होगी तो ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी। तो मेरिट बेस्ड आइडिया था, थॉट था, इसके फाउंडिंग फादर का भी यही आइडिया था। लेकिन आज के भारत में अगर हम देखें सर, तो आज के भारत में कौन लोग IAS हो रहे हैं? नहीं, 2-4 को छोड़ दीजिए कि कोई कुली था वो PCS में निकल गया, कोई रिक्शे वाला था वो IAS में सेलेक्ट हो गया। ये आपको केस मिलेंगे 2, 3, 4, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। गरीब परिवार से बच्चा था, हो गया। जब बच्चे के पास संसाधन ही नहीं है, आप कल्पना करिए एक आम बच्चा, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, जब वो लखनऊ में, दिल्ली में या इलाहाबाद में तैयारी करने आता है तो शुरू के 2 साल उसे ये नहीं पता होता है कि मुझे क्या तैयारी करनी है। जितना पैसा होगा उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन कर लेगा, और वहाँ पर टीचर जो पढ़ाता है उसी को मेहनत करता है। सर बच्चा, हर बच्चा जो भी घर छोड़ के आता है मेहनत करता है, लेकिन उसको सही पता ही नहीं है। अभी भी हम लोग जब क्लास में आते हैं तो कई बार क्लासेस में कई बच्चों के रिस्पॉन्सेस देख के लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है जो मैं इनको ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि आपकी थिंकिंग लेवल बहुत कम है अभी।
आप उतना समझने में जब बच्चा 2-3 साल लगा देता है, उसके बाद उसके ऊपर फैमिली प्रेशर, समाज का प्रेशर वो शुरू होता है। 80% बच्चा वहां से टूट जाता है सर। ये तैयारियां उन लोगों को ज़्यादा सूट करती हैं, और रिजल्ट्स में आप उन लोगों को देखेंगे जो वेल टू डू फैमिली से आते हैं सर, जिनकी फैमिली में पहले से लोगों को आइडिया था, जिन्होंने अच्छी स्कूलिंग करी होती है, जिनके घर वाले 2 लाख 3 लाख वाली कोचिंग अफोर्ड कर रहे होते हैं। उनके पास एक प्रिविलेज है सर, वो प्रिविलेज वो कहीं ना कहीं सर उनके रिजल्ट्स में दिखता है। आम बच्चों के साथ दिक्कत ये है सर कि उन्हें एक, जैसे पिताजी ज़्यादा नहीं कमाते हैं तो वो एक फिक्स पैसा फीस का दे दिए, फिर रहने खाने के जुगाड़ में ही बच्चा हमेशा जो है लगा रहता है। जब आप इसी चिंता में लगे हुए हो कि आज यहाँ से मैं पैसा बचा लूँ कि वहाँ से मैं पैसा बचा लूँ, तो सर पढ़ाई पे कहाँ फोकस करना है? फर्क तो पड़ता ही है। ऊपर से जो घर का दबाव, आप अगर आप गलती से एक बार फेल हो गए तो अब बच्चा तो 3 महीने तक डिप्रेशन में रहता है कि मैं क्या करूं, पापा को तो इतना उम्मीद था, उन्होंने तो खेत बेच के भेजा था। सर ये जो एक्सपेक्टेशन का दबाव है ना सर, वो सबसे बुरा दबाव होता है। सही बात है। वो प्रेमचंद की मैं एक बात करता हूँ, वो जो उन्होंने कहीं लिखा है, मैं एक्चुअली प्रेमचंद को बहुत पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं रेफरेंस में पढ़ा कि उन्होंने बोला कि जो बोझ होता है ना, वो रुई के गट्ठर की तरह होता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करते जाते हो उतना पसीना उसमें आता जाता है, तो वो भारी होता जाता है। तो ये एक्सपेक्टेशन का बोझ कुछ ऐसा ही होता है सर, कि जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी, कोई आपसे कुछ कह नहीं रहा, कोई नहीं कह रहा कि आप क्यों फेल हो गए। पापा मम्मी तो आजकल के बोलते ही नहीं है, हम लोग के समय भी नहीं बोलते थे सर, लेकिन उनका ना बोलना कहीं ज़्यादा दबाव बनाता है हमारे। सही बात है। तो अगर हम इसको ये कहें कि नहीं ये प्योर मेरिटोक्रेसी है, तो मैं सर इसमें प्रिविलेज को हमेशा देखता हूँ। जिन संघर्षों और जिस लेट डायरेक्शंस के साथ हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हम, जैसे आपने कहा ना, मैंने पीजी के बाद तो पहली बार इस पर वो हुआ, क्योंकि घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था, हमें उसके बारे में जानकारियां भी खुद इकट्ठा करनी पड़ी। शायद आपने कभी सोचा हो कि नहीं मैं जाता हूँ दिल्ली से करता हूँ, नहीं कर पाए, नहीं गए आप, क्योंकि सर हमें बहुत चीज़ें सोचनी होती हैं। तो और जिनके पिताजी ने शुरुआत से ये सोच रखा था कि भाई बेटा जो है इंटर कर लेगा, उसके बाद मैं उसको कोचिंग में डाल दूंगा। यूपीएससी की टॉपर थी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिनके बाद ये चीज़ शुरू हुई कि भाई इंटर के बाद से तैयारी कराई जाए, एक नया मार्केट बना कोचिंग्स का। तो ये चीज़ वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ग्रेजुएशन में क्या करना है, पहले वही सबसे बड़ी चिंता है, फिर पीजी के भजन न होए गोपाल। तो ये सब चीज़ें रहती। तो इसको प्योर मेरिटोक्रेसी मैं तो नहीं मानता, मतलब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं कमज़ोर बच्चों के लिए, पिछड़े बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ज़रूर कहूँगा कि उनको 3 गुना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, सबसे पहले तो समझने और जानने में ही। लेकिन सर यहाँ तक तो ठीक है इसमें, लेकिन जो प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, पास हो रहा है, फेल हो रहा है, इसका मानसिक असर जो पूरे युवा पर पड़ रहा है सर, पूरे समाज पर पड़ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस का भी मामला आता है, बच्चा अपनी पहचान को लेकर के संशय में रहता है, आइसोलेशन में एक लंबा समय जाता है, और सिलेक्ट नहीं होने पर एक लंबा आइसोलेशन और जाता है। क्योंकि एक एज तक, जैसे आपने कहा, मान लीजिए 40 तक आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके जो फ्यूचर के, भविष्य के सामाजिक दायित्व हैं वो भी आप निभाने में सक्षम नहीं होंगे, मैरिजेस वगैरह में भी प्रॉब्लम होगी, घर की जिम्मेदारियां निभाने में भी आपके ऊपर प्रॉब्लम रहेगा। तो एक तरीके से ये जो लगातार तैयारी करना है, ये कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक होप साइकिल जैसा नहीं लगता सर? बिल्कुल लगता है सर। पहले तो मैं भारत के शिक्षा व्यवस्था पे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे सर ये देखा जाता है कि क्लास में कौन बेस्ट है, किस में क्या बेस्ट है, ये नहीं देखा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो शुरुआत में अपेक्षाएं कर दी जाती है ना कि जो सबसे बेहतर है उसको पूजना, नंबर, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 की बात करना, मुझे लगता है ये साइकिल, ये चीज़ ही खराब है। और जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, जब रैंक्स को देखते हैं, हमारा परिवार हमको देखता है, तो जो ये अनापेक्षित दबाव बनता है, ये इसी शिक्षा व्यवस्था का दिया हुआ है। और जैसा कि आपने इसको बहुत अच्छे से बताया भी, समझाया भी, और शुरुआत से हम लोग इस पर लगातार डिस्कशन कर रहे थे कि जो प्रेशर को लेके जो हमारे, एक तो सर मैं अगर भारत की बात करूं, खासकर भारत में हिंदी पट्टी की बात करूं, तो पता नहीं क्यों मैं महाराष्ट्र में भी सर, मैं स्विमिंग का प्लेयर है, मैं महाराष्ट्र में भी गया, मैं पढ़ाने के लिए भी गया, मैं बहुत से कारणों से महाराष्ट्र या अन्य क्षेत्रों में गया। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को इस प्रकार से रेडी करते हैं कि भविष्य में तुम्हें अपने पाँव पे खड़े होना है। हमारे यहाँ पे बड़ी जगहों पे कि सबसे पहले सरकारी जॉब पानी है, और सरकारी जॉब में भी सबसे अच्छी वाली जॉब मिल जाए तो
आइसिंग ऑन द केक हो जाएगी। तो पहली बात तो ये सोच से निकलना पड़ेगा सर। 2005 से पहले जो सरकारी एम्प्लॉई रहते थे, जो केंद्रीय सरकार और बहुत से स्टेट गवर्नमेंट में, उनको पेंशन मिला करती थी। फिर धीमे धीमे पेंशन खत्म हो गई, कुछ जगहों पे मिल रही है, मैक्सिमम जगहों पे नहीं मिल रही है। न्यू पेंशन स्कीम आ गई जो उसकी तरफ तो नहीं है, पुरानी की तरह नहीं है। लगभग हर अच्छे प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ एनपीएस जैसा चीज़ें चल रही हैं। तो जब आपको बेहतर चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं, कोई एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज नहीं है, तो क्यों आप इस प्रकार से पोर्ट्रे करें? ज़िंदगी तो चलानी है, ज़िंदगी तो गुजर बसर करनी है। और फिर डायलॉग है आनंद का कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो वो बड़े होने का जो फिलॉसफी है, वो दर्शन क्या है कि हम आधे समय तो हमें कहा जाता है कि तुम हाई स्कूल पास कर लो ज़िंदगी सही हो जाएगी, इंटर पास कर लो ज़िंदगी सही होगी, यूजी पीजी पास कर लो, पीजी के पास सपना दे दिया जाता है आईएएस बनो ज़िंदगी सही हो जाएगी। और पता चला कि 35 वर्ष की उम्र में आ गए और अभी तक ज़िंदगी सही नहीं हुई। और जो भारत में जीवन प्रत्याशा को देखा जाए तो हम 60% जीवन जी चुके होते हैं और ज़िंदगी भी सही नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब समाज की देन है। मैं इस सिंपल सी बात कहता हूँ, दुनिया में उन्हीं लोगों ने चीज़ें बदली हैं जो बागी हुए हैं, जो अपने क्षेत्र में बागी का मतलब ये नहीं है कि आप छुरा चाकू लेके माता पिता गले पर लगा दीजिए। आप ये तय कीजिए कि समाज में जो सफलता का हिट रेशियो है, ठीक है, यूपीएससी को लेके बाकी लोग, आप उस खांचे में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे? नहीं बैठ रहे, हट जाओ। ब्लंटली बोलना सीखिए पेरेंट्स से, किसी भी चीज़ से, क्योंकि जब अधिकारी बनेंगे तो भी और अभी भी ये चीज़ आपको ज़रूरी है। समाज दबाव बना रहा है, समाज को कही कि तुम अपने बेटे पे दबाव बनाओ। भगत सिंह सबको चाहिए दूसरे के घर में, अपने बेटे पे दबाव नहीं बनाएंगे, आप पे दबाव बनाएंगे कि तुम्हारा ये इसमें नहीं हो, तुम्हारा फलाना ठिकाने वो। कॉलोनी का हर वो अंकल, हर वो आंटी जिम्मेदार है इस प्रकार की चीज़ों के लिए। हर उस अंकल उस आंटी से आपको बचना होगा और खुद के लिए नींव तैयार करनी होगी, वरना प्रेशर साइकिल से लगातार बनता जाता है। और विगत 10 वर्षों में जो हमने डिप्रेशन इस प्रकार के केसेस देखे हैं, उसमें और बढ़ता जाएगा। बल्कि सर कुछ दिनों पहले हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे थे, जेनजी पे हो रहा था, तो उसमें एक सकारात्मक किरण ये दिखी कि जो आज के समय का जो जेनजी है जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो जैसे हम लोग के समय सर हॉबी का जो पार्ट होता था, पूछा करते थे क्या भरा जाए हॉबी में, डैफ में पूछते थे ना हॉबी में क्या भरा जाए। इस समय जो जेनजी है उसके पास हॉबी है, उस पर काम कर रहे हैं, तो ये देख के अच्छा लगता है कि शायद वो अलग डायरेक्शन में, शायद ये लोग बेहतर प्रेशर को हैंडल कर पाएँ। हमारी जो जनरेशन थी वो एक बीच का एक बड़े बदलाव और एक प्रारंभिक जो रूढ़िवादी चीज़ें उनके बीच को हमने देखा। हमसे पहले की पेरेंटिंग, हमारे बाद की पेरेंटिंग में बहुत बदलाव आया है। तो जो आने वाली पीढ़ी है उनसे बहुत सी आशाएं हैं कि इस प्रकार के पीयर प्रेशर को हटा के, वो समाज के दबाव को हटा के अपने हिसाब से स्वच्छंद तरीके से जीवन जिएंगे। आईएएस बनिए, बिल्कुल बनिए, देश की अच्छी सेवा है, मजबूती से सेवा कीजिए, समाज बदलिए, देश बदलिए, कानून बदलिए, हर चीज़ कीजिए, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि आपकी ज़िंदगी उस पर तबाह हो गई, और कई बार नहीं भी होता है। खैर सर, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सी बातें हुई इस पर रिलेटेड। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो यूपीएससी का जो ड्रीम है, सर उसको रियलिस्टिक बनाना ज़रूरी है या उसको ऑनेस्ट बनाना ज़रूरी है? आपके हिसाब से एक आपका जो हैंडल है यूपीएससी मेंटर पंकज सर जी के तौर पे, उस हिसाब से आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, सबसे बेसिक चीज़ है कि कोई भी चीज़ रियलिस्टिक तभी होगी जब वो ऑनेस्ट होगी। जब तक आप किसी भी चीज़ के हर एक पहलू को बेहतर नहीं समझेंगे, तब तक उसमें कूदना, या तो आप बहुत लंबा संघर्ष करने जा रहे हैं फिर, क्योंकि वो जब तक समझेंगे नहीं आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ऑनेस्ट होने का मतलब ये भी है कि आपको अपनी क्षमताओं की जानकारी होनी चाहिए, आपके सोचने का लेवल, आपकी मेहनत करने की क्षमता। आपने भी ये क्वेश्चन हजारों बार फेस किया होगा कि सर कितने घंटे पढ़ें? 4 घंटे में पढ़ता हूँ, ठीक है सर। मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई घंटों में नहीं होती। आपको ये जज करना होगा कि आप अपने टारगेट को डेली पूरा करते हैं या नहीं पूरा करते। बिल्कुल। अब वो 3 घंटे में होता है तो 3 घंटे सही हैं, 8 घंटे में होता है तो 8 घंटे सही हैं, और अगर 12 घंटे लग रहे हैं तो 12 घंटे सही हैं। घंटे नहीं बताए जा सकते। आपको अपनी क्षमता जो है वो पता होनी चाहिए कि किसी और का सर 4 घंटे में हो रहा है, हो सकता है आपका 8 घंटे में हो। दोनों की चीज़ें भी अलग, क्षमताएं सबकी अलग हैं सर। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज़, जैसे अगर हम देखें तो आजकल की पीढ़ी के साथ एक दूसरी बड़ी समस्या क्या है अपनी क्षमताओं को नापने में, वो आलोचना नहीं सुन सकते। अगर आप किसी बच्चे से ये बोल दें कैसा जवाब दे रहे हो यार, आप उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देखिए, उसका एंगर देखिए, है ना। ऑनलाइन टीचर्स की रेटिंग देखिए, है ना। वो दिखाता है कि मतलब बच्चे आलोचना नहीं झेल सकते। उनको जो उन्होंने बोला है ऑन द पॉइंट, जैसे उन्होंने बोला आप तुरंत जवाब दीजिए, नहीं तो वो फिर ना तो पेशेंस है, ना ही वो समझना चाहते हैं, ना वो आलोचना झेलना चाहते हैं। और आप सिविल सर्विस में जाने के लिए सोच रहे हैं,
अगर इतनी गंभीरता नहीं है तो आप कैसे झेलोगे? सुबह से घर से निकलेंगे तो किसान प्रदर्शन कर रहा होगा, सफाई वाला उधर प्रदर्शन कर रहा होगा, एक बड़ा व्यापारी बैठा होगा जो आपके साथ डील करना चाहता होगा, और मंत्री जी की तो बात अलग है। आप आईएएस बन के कैसे झेलोगे? सही बात है। आप अपने टीचर की, अपने माँ बाप की आलोचना भी नहीं झेल पा रहे हो, उनके द्वारा कहे गए कटु शब्द को भी ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो आपका भला चाहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले खुद का ईमानदार जजमेंट करिए। आपके अंदर वो सोचने की क्षमता, वो पेशेंस, वो लगातार मेहनत करने की क्षमता। जैसे बच्चे जब पूछते हैं ना सर कि कितने महीने पढ़े, कितने साल पढ़े, कितनी तैयारी करें, तो मेरा एक रफ आइडिया सर ये है कि अगर आप 6 से 8 घंटे का मिनिमम एक टारगेट ले लो और 1.5 साल तक तैयारी करो। 1.5 साल का मतलब लेकिन 1.5 साल, मतलब उसमें एक भी दिन होली दिवाली नहीं होगी। अगर आप इतना कर लोगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल। अब आपने उसमें जितने दिन काट दिए उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगा के दिन जोड़ दीजिए तो उतना आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल। ये सिंपल, मतलब मेरा फॉर्मूला है, जितना मेरा अनुभव है मैं यही कह सकता हूँ। तो आप सोचिए कि आप कितने दिन लगातार पढ़ सकते हो, कितने दिन आप बिना बोर हुए, बिना डाइवर्ट हुए रोज पढ़ सकते हो। अगर आपके अंदर लगातार पढ़ने की हिम्मत नहीं है, अगर आप इतने स्टेबल नहीं हैं, आप दूसरों को देख के खुश होते हैं फिर दूसरों को देख के उदास होते हैं, तो सर ये ईमानदार डिसीजन नहीं है। बिल्कुल। ईमानदार डिसीजन हमेशा अपनी मेरिट्स पर होगा। जो स्वॉट एनालिसिस है, अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपनी वीकनेस देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स देखिए, तब जाकर के आप जान पाएंगे कि मैं इसके लिए हूँ या नहीं। अगर दिल से आवाज़ आ रही है और आप तैयार हैं तभी इसमें कूदिए। और जब एक बार कूदिए तो इतनी जल्दी विचलित भी मत होइए, क्योंकि ये समय लगता है। मतलब दूर तक जाना है सर तो समय तो लगेगा ना। परसिस्टेंस, परसेवरेंस, पेशेंस। बिल्कुल। तब आपको फिर अगली स्ट्रेटेजी ये रखनी होगी कि आप थोड़ा लंबा समय देने को तैयार रहें। ये नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ और आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। जैसे आपका नहीं हुआ तो अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ कहाँ वीक था और आपने अगली बार उस पर काम नहीं किया तो आप फिर फेल होंगे। तो द थिंग इज, आप सही इवैल्यूएशन भी तो करें अपने स्टेप्स का। एग्ज़ाम में घुसने से पहले आपका पूरा इवैल्यूएशन सही होना चाहिए और एग्ज़ाम के बाद दोबारा होना चाहिए। अगर कहीं नहीं हुआ, दुर्भाग्य से नहीं हुआ, तो आपको सही इवैल्यूएशन करवा, उसके लिए आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। और आप कितने टैलेंटेड हैं या नहीं हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आपको बाहर से जज नहीं कर सकता, क्योंकि आप क्या सोच पाए, कितना सोच पाए, कहाँ मिस हुआ, ये ईमानदारी से केवल आप बता सकते हैं। तो बच्चों में ये ईमानदारी बहुत ज़रूरी है सर। अगर ईमानदारी होगी तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और सर दूसरी चीज़ ये भी है जो आपने भी कहा कि हाँ, ये एक एग्ज़ाम है, ये लाइफ नहीं है ना। इसको लाइफ नहीं बनाना, लाइफ किसी भी चीज़ को नहीं बनाना। लाइफ अपने आप में लाइफ है, बाकी अन्य चीज़ें पड़ाव हैं। ये पड़ाव भी आएगा। बहुत सारे लोग आईएएस बने, उनके नाम भी आप नहीं जानते, लाखों लोग, हजारों लोग जिनके आप नाम भी नहीं जानते, वो भी तो आईएएस बने ना। बिल्कुल। कुछ लोगों के आप नाम जानते हैं जिन्होंने लाइफ में आईएएस भी नहीं बना, और उनकी रिस्पेक्ट भी आप बहुत करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप अपने ड्रीम को, जिसको आप करना चाहते हैं, और कंपटीशन सर हर फील्ड में है। जैसे आपने कहा ना, युवा है, जेनजी है, तो आजकल जेनजी में क्या है, वो शॉर्ट टर्म फेमस होने का बड़ा क्रेज़ है, वो भी एक ऑप्शन है ना। आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, तो कहीं पर स्टिक नहीं करना है। लेकिन अगर आपने सच में सर, ये चीज़ हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है कि अगर आपने ढंग से कोई काम किया है तो वो परिणाम भले ही आपके मनचाहा ना दे, लेकिन उससे बेहतर तो ज़रूर देगा। तो ईमानदारी से मेहनत करिए। जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतना ज़्यादा सफलता के चांसेस रहेंगे, और अगर दुर्भाग्य से इसमें नहीं हुआ तो आप कहीं और सफल हो जाएंगे। लेकिन ईमानदार प्रयास बहुत ज़रूरी है। तो सर इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा करी, और चलते चलते सर बस मैं ये कहूँगा कि आप बच्चों से ज़रूर ये बता दीजिए कि बच्चे जो अपनी तैयारियों में जो छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं, वो 2-4 मिस्टेक्स जो आपको लगता है सबसे बड़ी हैं, जो उनकी तैयारी को कहीं ना कहीं दिशाहीन कर देती हैं, वो अगर आप गाइड कर दें तो इस पूरे डिस्कशन का सार उनके साथ चला जाएगा। सर मैं पहले तो बताना चाहूँगा, कोटेशन है कि सक्सेस इज द फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। आपको डेली खुद में सुधार करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अगर आप पढ़ाई करते हुए अपने कंफर्ट जोन में हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। डेली इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिए कि क्या जो आपने अपने टारगेट्स किए थे उसको टाइमली आपने कवर किया, और उसको और कैसे बेहतर टारगेट्स बनाए जाएं। बेहतर टारगेट्स बनाइए। जैसे किसी बड़े खिलाड़ी को आप देखते होंगे, जैसे मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, डुप्लांटिस, पोल वॉल्टर हैं, मोंडू डुप्लांटिस उनका शायद नाम है। मैं भी सर पिछले ओलंपिक में उनको देख रहा था।
उन्होंने पिछले 50 या 40 रिकॉर्ड जो पोल वॉल्ट में है पिछले 6 साल में उसी बंदे ने बनाए हैं, और वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो गोल्ड मेडल जीत चुका था। उसके बाद भी उसने 2 अटेम्प्ट लिए कि उसमें वो अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बेहतर करना चाह रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसके पास सीखने को हैं। मैं बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे सर ने बताया तो कहूँगा जो अपने ज़िंदगी से मैंने सीखा। कि पहली बात तो जो सर ने कहा कि युद्ध में उतरने से पहले जो आपका विरोधी है, ओपोनेंट है, उसको देखिए। आपको यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, सिलेबस पढ़िए। सिलेबस आपको ऐसा याद होना कि मैं सपने में आपको कोई बड़बड़ा दे कि यार कि इंटरनल सिक्योरिटी के इस पेपर में आपको पता हो। दूसरी बात, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखते जाइए, दोहराते जाइए। यकीन मानिए कि जो सबसे बड़े आपके साथी हैं वो PYQ बनेंगे। तीसरी बात, जो बेसिक्स हैं, यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक किताब, ठीक है, एक मैगजीन, एक यूट्यूब चैनल, ठीक है, और एक करंट की जो मैगजीन होती है, बस एक को फॉलो कीजिए। 50 चीज़ें हर चीज़ में रखिए, लिमिटेड रिसोर्स रखिए, उनको बार बार दोहराइए। और फिर कौन ऐसा कहेगा, कौन ऐसा व्यक्ति कहेगा कि आपको सफलता नहीं मिलेगी? ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, PYQs दोहराते रहिए, स्टैंडर्ड बुक के साथ लगे रहिए, NCERT कवर करिए, फंडामेंटल्स को मजबूत कीजिए, उसके बाद जो बिल्डिंग है उसको बहुत मजबूत निर्माण उसको पूरा कीजिए। तो सर छोटी छोटी कुछ बातें हैं, हम कई बार इस पर सेशंस भी लेते रहते हैं। कई बार बताते बताते हमारे अंदर भी एक ब्लॉक आ जाता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती। हमको लगता है कि डिस्कशन के दौरान बहुत सारे बिंदु पर बात की। सर कंक्लूजिंग रिमार्क्स आप दे दें, फिर हम लोग इसको एंड करते हैं। सर एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं और मेंस के लेवल तक आपकी तैयारी हो गई है और आपको ऑप्शनल को लेके कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो चूंकि आप हिंदी बेल्ट को बिलोंग करते हैं, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो एक बार हिंदी साहित्य के वीडियोस ज़रूर देखिए विकास सर के। मैंने देखे हैं और बहुत ही प्रेरणादायी हैं। हिंदी साहित्य एक अच्छा ऑप्शनल है, चूँकि ये बहुत छोटा है, मेरा नहीं है, मैंने नहीं लिया हिंदी ऑप्शनल कभी भी, लेकिन मैंने इनके वीडियोज़ देखे। छोटा है, आसानी से समझने लायक है, और चूंकि आप हिंदी माध्यम से हैं तो ये आपकी हिंदी की राइटिंग को भी इम्प्रूव करेगा। क्योंकि मैंने देखा है हिंदी बेल्ट के बच्चे ऐसी हिंदी यूज़ करते हैं जिसको हम अखबारी हिंदी कह सकते हैं, चलताऊ मार्केट वाली हिंदी कह सकते हैं। तो हिंदी ज़रूर, क्योंकि जब भी बच्चे मुझसे पूछते हैं ना सर कि क्या करें, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो सर देखिए इंग्लिश का नियम मेरे हिसाब से ये है कि आप इंग्लिश सही लिखिए, है ना, उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नंबर मिलेगा नहीं। किया आपको ग्रामेटिकल एरर नहीं करनी है। और हिंदी के माध्यम वाले बच्चों के साथ है कि हिंदी स्तरीय लिखिए। आप बिल्कुल जो बोलचाल वाली भाषा लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर। क्योंकि सर मेरे जो PhD गाइड थे वो UPSC के इवेल्युएटर भी थे, तो उनसे हमारी सीधी बातचीत होती थी, जो PhD कर रहा था उनका, तो उन्होंने कई सारी बातें मुझे बताई कि कैसे क्या होता है, क्या पैरामीटर होता है, कैसे कॉपीज चेक होती हैं, ये सब चीज़ें बताई मुझे। तो सर ये चीज़ मैं समझ गया कि अगर आप हिंदी में उत्तर लिख रहे हो, मेरा मीडियम इंग्लिश था सर, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं उनका लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो हिंदी को एक अच्छे शुद्ध रूप में लिखें, और जितना शुद्धता होगी और जितने वाक्यांश सही होंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो सीनियर प्रोफेसर है, वो इससे इम्प्रेस होता है। बिल्कुल। तो बस मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फिर आप हिंदी साहित्य पर ज़रूर विचार कीजिए। और शायद अभी सर शायद दिवाली सेल भी कुछ चल रही है आपकी। हाँ सर, दिवाली सेल चल रही है, इस समय स्टडी IQ पेज चल रही है, और सूरदास से नया बैच शुरू, 28 अक्टूबर से नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप सब हिंदी साहित्य में इस नए बैच से जुड़ सकते हैं। तो सर धन्यवाद सभी को, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में UPSC संवाद में किसी और बर्निंग टॉपिक पर अच्छी डिबेट करते हुए, इस जो आपके UPSC के प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगी। आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें इनकरेजमेंट भी देते हैं, और कई बार आपके सुझाव से हमें नए टॉपिक भी मिलते हैं, जिससे हम लोग आपसे एक नई चर्चा लेकर आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।